आप सुन रहे हैं हिंदी साहित्यकार संतोष श्रीवास्तव जी का लिखा अनूठा उपन्यास कैथरीन और नागा साधुओं की रहस्यमयी दुनिया, धारावाहिक रूप से। आज सुनिए भाग 7। प्रवीण अब अधिकतर समय कैथरीन के साथ गुजारने लगा। मामा का बुटीक बंद नहीं हुआ। उसमें सहायकों को नियुक्त कर कैथरीन अपनी निगरानी के साथ बुटीक का काम करवाती। बिजनेस के कामों से फुर्सत पाकर प्रवीण उसे लॉन्ग ड्राइव पर ले जाने लगा। कार जब ओट, जौ, चुकंदर और आलू के खेतों के किनारे की सड़क से गुजरती तो कैथरीन आंखें मूंद लेती, जैसे निसर्ग को आहिस्ता संभाल लेना चाहती हो अपने में। देख रही हो कैथरीन, पहाड़ों की फूलों भरी वादियाँ, अंगूरों के मंडप, लहराती मचलती नदी की धार। हाँ, यहीं कहीं होंगे मोरी आदिवासियों के कबीले। जापूकाए जाने पर पता चला था कितना अत्याचार हुआ उन पर। हाँ कैथरीन, 1970 तक मोरी आदिवासियों के बच्चों को उनके परिवार से छीन छीन कर सभ्य बनाने के लिए शहरों में लाने का अभियान चला था। इससे जो पीढ़ी तैयार हुई उसे स्टोलन जनरेशन का नाम दिया गया। असभ्यता के रास्ते से सभ्य बनाने की ये मुहिम ऑस्ट्रेलियन सरकार का दामन दागदार कर चुकी है। लेकिन सरकार ने अपने इस कृत्य के लिए उनसे माफ़ी मांगी है ना। उससे क्या कैथरीन, जो उनके परिवारों पर गुजरी उसका अंदाज़ा लगा सकती हो तुम। हाँ क्यों नहीं, कैथरीन ने प्रवीण की आंखों में गहरे से झांका। भूल गए, तुम्ही ने तो कहा था लेखक होने के नाते मुझे इस सब को गहरे से महसूस करना होगा। प्रवीण ने झटके से ब्रेक लगाया। कैथरीन घबरा गई। क्या हुआ? देखो, सामने खेत की मेड़ पर मोर पंख पसारे नाच रहा है। ओह माय गॉड, अद्भुत रंगों का सैलाब उमड़ आया है उसके पंखों में। तुमने देखा, खुश होने के लिए खुद को कभी अकेला नहीं समझना चाहिए। कैथरीन ने प्रवीण के कंधे पर अपना सिर टिका लिया। दूर क्षितिज की रेखा धरती आसमान को एक किए थी। कैथरीन पत्रकारिता में भी रुचि लेने लगी थी। उसके लिखे लेख, कवर स्टोरी अखबारों और पत्रिकाओं में काफ़ी पाठक जुटा लेते थे। वो भारत के नागा साधुओं पर भी इधर उधर से खूब सामग्री जुटा रही थी और यदा कदा उन पर भी लेख लिखकर अखबारों और पत्रिकाओं में भेज देती थी। उसके ये लेख भी बहुत अधिक लोकप्रिय हो रहे थे। नागा साधुओं पर उपन्यास लिखने की अपनी इच्छा पर वो दृढ़ थी। कैथरीन जब कॉलेज से घर लौटी तो देखा प्रवीण और जैस्मिन गेट के बाहर गाड़ी में उसका इंतज़ार कर रहे थे। अरे बताया नहीं? सरप्राइज़ जो देना था आपको, जैस्मिन ने चहकते हुए कहा। लैच खोलते ही मम्मा की अनुपस्थित जो रोज़ हावी हो जाती है उस पर आज नहीं हुई। ड्राइंग रूम में खिड़की से आती धूप की शहतीरें थीं और प्रवीण और जास्मिन के साथ होने का एहसास जो कैथरीन के एकाकी जीवन में अचानक बसंत ले आया था। क्या लोगी जैस्मिन डियर? आप क्या लेंगी? जैस्मिन उंगलियों पर गिराने लगी। हमारे पास लीची स्क्वैश है, स्ट्रॉबेरी शेक है और आपके लिए बड़ा सा केक और कटलेट। उसके साथ लाया पैकेट टेबल पर रखते हुए कहा। वो किस खुशी में? आज हमारा रिज़ल्ट आया है और हम 90% नंबरों से। बात भी पूरी नहीं कर पाई जैस्मिन कि कैथरीन ने उसे गले से लगाते हुए चूम लिया। ग्रेट, आज तो प्रवीण बाहर डिनर लेंगे और समुद्र तट पर चलेंगे। प्रवीण जो इतनी देर से चुप बैठा था मुस्कुराते हुए बोला, यही प्लान करके तो आए हैं हम, फिर शेफालिका को क्यों नहीं लाए? वो अम्मा को डिनर कराकर हमसे मिलेगी आकर बीच पर। तो फिर मैं चेंज करके आती हूँ। वे जब सागर तट पर पहुँचे धूप अपना सुनहलापन लिए बिखरी थी। तट पर लेटा जनसमूह धूप को जैसे जाड़ों में खर्चने के लिए बदन में स्टोर कर रहा था। प्रवीण स्विंग रॉक्स दिखाने ले आया जैस्मिन को। विभिन्न आकार की गंदुमी चट्टानें जिन पर काले अक्षरों में ऑस्ट्रेलिया का इतिहास लिखा था। उस पार कमल की पंखुड़ियों वाला ओपेरा हाउस मन लुभा रहा था। प्रवीण और कैथरीन चट्टान पर बैठ गए। जैस्मिन तितली सी इधर उधर उड़ती दौड़ती रही। एक बात कहूँ कैथरीन, मामा के बुटीक का कुछ नाम रख दो ना। गुड आइडिया, उन्हीं के नाम पर रखें सिलेका ब्यूटी। हाँ बढ़िया रहेगा, साइन बोर्ड में बनवा देता हूँ, नए सिरे से उद्घाटन भी कर लेंगे। तभी जैस्मिन शेफालिका का हाथ पकड़े आई। पापा मम्मी आ गईं और चहकते हुए चट्टान पर बैठने के लिए जगह बनाने लगी।
कैसी हो कैथरीन, तुम लोगों ने कुछ घूमा? नहीं, देखो धूप की धीरे धीरे कमज़ोर होती किरणों से नहाया हुआ ओपेरा हाउस सफ़ेद कमल की पंखुड़ियों जैसे, जैसे लक्ष्मी बस विराजने ही वाली हैं। शेफालिका के अधूरे कहे वाक्य को जब कैथरीन ने पूरा किया तो शेफालिका आश्चर्यचकित रह गई। आप तो भारतीय अध्यात्म को बखूबी जान गई हैं। शेफालिका, तुम्हें नहीं मालूम, कैथरीन भारतीय नागा साधुओं पर उपन्यास लिख रही है। अरे वाह, हमारा भारत देश दुनिया भर के लिए आकर्षण का केंद्र है। आप लिखिए, आंकड़े जुटाने में मैं मदद करूंगी। हाँ, आप सबकी मदद से ही काम पूरा होगा। क्या आपने ओपेरा हाउस पूरा घूमा है? बेहद खूबसूरत। वहाँ निर्मित कमल की हर पंखुड़ी एक थिएटर है जो हर दिन हर रात अपने नाटकीय अंदाज और सिम्फनी की तरंगों सहित पेश होता है। ओपेरा हाउस की खूबसूरती पर ऑस्ट्रेलियन लेखक कलाकार लुइस काहन की पंक्तियाँ याद आ जाती हैं। सूरज नहीं जानता है कि उसकी किरणें कितनी खूबसूरत हैं जब तक कि वो इस भव्य खूबसूरत इमारत पर अपनी किरणें नहीं बिखेरता। कैथरीन मंत्रमुग्ध थी। प्रवीण, तुमने बताया नहीं कि शेफालिका कवयित्री है? शेफालिका हंस पड़ी। इसमें प्रवीण का दोष नहीं, वक्त ने बताने नहीं दिया। लेकिन अब वक्त को हम अपना बना लेंगे। शेफालिका, लिखना है आपको, लिखेंगी ना? शेफालिका की आंखें छलकती कैथरीन ने साफ देखी। कोई दुखती रग है शेफालिका की। वह अपने आप को कोसने लगी। प्रवीण ने उठते हुए कहा, डिनर के लिए चलें? भारतीय रेस्टोरेंट में डिनर के दौरान जो संगीत बज रहा था वो न जाने किसकी रचना थी। भाव कुछ इस तरह के थे। प्रिय, जिस्म के छुअन के बिना रूह की छुअन बेमानी है। इश्क पहाड़ के सबसे ऊंचे शिखर पर गिरती शफ़ाफ़ चमकीली बर्फ है, अनछुई, अद्भुत। सामने झील पर मंडराते परिंदों में अब कहीं खंजन पक्षी नहीं हैं। वे सारे के सारे तुम्हारे नैनों में जो समा गए। प्रवीण ने कैथरीन की आंखों में झांका। उन आंखों में सामने बैठी शेफालिका का अक्स था। प्रवीण, इन दोनों कुछ तनाव में रहने लगा है। एक तो अम्मा जिद किए बैठी थी कि उन्हें लखनऊ जाना है, वहाँ उनका पैतृक घर है जिस घर में वो ब्याह कर आई थी। प्रवीण उनका इकलौता बेटा है। प्रवीण के पिता के निधन के बाद वे सिडनी आ गई थीं। दूसरे, शेफालिका भी बीमार सी नज़र आ रही थी। अम्मा की सेवा करते करते वो खुद पर ध्यान नहीं दे पाती। प्रवीण ने एक शाम कैथरीन के घर यूं ही बातों के दौरान बताया तो कैथरीन ने उसे उसका टेस्ट कराने की सलाह दी। मैं भी देख रही हूँ, कई दिनों से उसका पीला पड़ता चेहरा। एक बार सारे टेस्ट करा लो, पता तो लगे कि बीमारी क्या है। मैं भी कितना नाकारा सिद्ध हो रहा हूँ। ना पति का फर्ज निभा पा रहा हूँ, ना प्रेमी का। प्रवीण ने उदास होते हुए कहा। ऐसा मत सोचो प्रवीण, तुम दोनों ही भूमिकाओं में सफल हो। मेरे तो जीने का सहारा ही तुम हो। खैर छोड़ो, कल शेफालिका को आउटिंग के लिए ले चलते हैं। नाटक देखते हैं, मन बहलेगा उसका। कौन सा नाटक? फियरलेस एन। अच्छा, वो जो भारत की मशहूर अभिनेत्री नाडिया के जीवन पर आधारित है? हाँ। न जाने क्यों प्रवीण, भारत बहुत लुभाता है मुझे। जाना है, रहना है वहाँ 3-4 महीने। नागा साधुओं पर आंकड़े भी तो जुटाने हैं तुम्हें। लिखना शुरू हुआ? नहीं प्रवीण, विधिवत नहीं। मामा के जाने के बाद बहुत डिस्टर्ब हूँ, मन उचाट रहने लगा है। चलो ठीक है, हम साथ ही भारत चलते हैं। मैं अम्मा को लेकर लखनऊ चला जाऊँगा। तुम शेफालिका के साथ नागा साधुओं की खोज करना। हंसने लगी थी कैथरीन। अभी तो कल नाटक देखेंगे। रात के शो की टिकट मंगवा लेती हूँ, मुझे लेने समय पर आ जाना। ओके जाने मन। प्रवीण ने कैथरीन को आलिंगन में भरकर चूम लिया, फिर उसके बालों में उंगलियां उलझाए रखा। एक रेशमी एहसास देर तक उसे टकोरता रहा। शो निर्धारित समय पर शुरू हो गया। सब कुछ जैसे समय के बहाव में बहा जा रहा था। आज से करीब 73 साल पहले नाडिया की सफलतम हिंदी फिल्म हंटरवाली ने सफलता के झंडे गाड़े थे। ऑस्ट्रेलिया के पर्थ नगर में जन्मी मैरी एन ईवान यानी नाडिया ने 1933 में पहली बार भारतीय हिंदी फिल्म लाल ए यमन में अभिनय किया था, जिसका निर्माण वाडिया मूवी टोन्स के GBH वाडिया ने किया था। हंटरवाली 1935 में बनी और वे होमी वाडिया के प्रेम में गिरफ्त हो गईं। उन दोनों के प्रेम के किस्से मुंबई में
रोमियो जूलियट की तरह प्रसिद्ध हैं। फियरलेस नाटक में नाडिया के जीवन, कई पुरुषों के संग अपने फिल्मी जीवन के दौरान हुए रोमांस के चर्चे, कला जगत में सफलता के परचम लहराते हुए लगभग 35 फिल्मों में अभिनय का लंबा सफ़र और हुमी वाडिया के संग निर्विरोध चला 30 वर्षों के रोमांस के सफ़र को अभिनीत किया गया है। कैथरीन और प्रवीण स्टेज शो की लेखिका नोले जेनाकजेस्कवा से शो के बाद रेस्टोरेंट में मिले। जब वे कॉफ़ी पी रहे थे तब वो भी सामने बैठी कॉफ़ी पी रही थी। उसके गंभीर चेहरे पर विजय की मुस्कान थी। ये नाटक दर्शक खूब पसंद कर रहे हैं। अब तक 30 शो आयोजित हो चुके हैं। दर्शक नाडिया की कहानी से प्यार करते हैं और प्रोडक्शन टीम को अब भारत और इंग्लैंड से प्रायोजन पेशकश मिलने का इंतज़ार है। अंतर्राष्ट्रीय निर्माता मारियान बाल्स और ऑस्ट्रेलिया की मागो फिल्म्स ने नाडिया द फियरलेस वृत्तचित्र का निर्माण शुरू कर दिया है, जिसका निर्देशन भारतीय मूल के ऑस्ट्रेलियन सफीना ओबेरॉय कर रही हैं। प्रवीण गर्व और पीड़ा के मिले जुले भावों से भर उठा। गर्व इस बात का कि उसके देश की अभिनेत्री पर इतना कुछ किया जा रहा है, और पीड़ा इस बात की कि यह शुरुआत भारत से क्यों नहीं। क्यों हम अपने कलाकारों, अपने देश के समर्पित नेताओं की कद्र करना नहीं सीख पाए? क्यों गांधी पर एक विदेशी फिल्म बनाता है और तब भारतीय निर्माता जागते हैं? शेफालिका की टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। उसके फेफड़ों में पानी भर गया था, लिहाजा उसे हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। 1 सप्ताह हॉस्पिटल में रहकर जब वो घर लौटी तो बहुत ही कमज़ोर लग रही थी। उसके घर लौटते ही अम्मा ने फिर लखनऊ जाने की रट लगा दी। प्रवीण आशंका से बुझा बुझा सा था। कहीं अम्मा, नहीं प्रवीण, ऐसा मत सोचो, ईश्वर इतना भी निर्दयी नहीं, कैथरीन ने दिलासा दिया। निर्दयी है कैथरीन, वरना एक साथ इतनी तकलीफ, इतनी पीड़ा मुझे देता। समझ नहीं पा रहा हूँ कैसे स्थिति को फेस करूँ, प्रवीण ने बुझे स्वरों में कहा। एक उपाय है मेरे पास, तो अम्मा को लेकर लखनऊ चले जाओ। इतने दिन मैं संभाल लूँगी शेफालिका और जैस्मिन को। अकेले कर पाओगी? इतनी भी कमज़ोर नहीं जनाब। तय हुआ कि इतने दिन कैथरीन प्रवीण के घर पर ही रहेगी। प्रवीण सारा इंतज़ाम करके भारत जाएगा। गेट के बाहर तक प्रवीण कैथरीन का हाथ पकड़े रहा। तुमने मुझे संकट से उबार दिया, प्रवीण ने आश्वस्त से कहा। और दोस्त साथी होते किस दिन के लिए हैं? प्रवीण गाड़ी में बैठ चुका था। कैथरीन उसे गाड़ी चलाते देखती रही, जैसे ख्वाबों का एक लंबा सिलसिला नींद से अलहदा हो उसके संग संग हो चला। लेकिन होनी समय की प्रतीक्षा में कहीं दुबकी बैठी थी। प्रवीण के भारत जाते ही शेफालिका को बेहोशी के दौरे पड़ने लगे। उसका ऑक्सीजन लेवल घटता गया। उसे अस्पताल में एडमिट करना पड़ा। प्रवीण सोचकर भारत गया था कि वहाँ के घर की मरम्मत करा अम्मा का सारा इंतज़ाम करके ही ऑस्ट्रेलिया लौटेगा। इस काम में महीना 1.5 महीना लगना तो लाजमी था, पर उसे हफ्ते भर में ही अम्मा को लखनऊ छोड़ लौटना पड़ा। शेफालिका आईसीयू में थी। कैथरीन सभी बातों को लेकर बहुत व्यथित थी। पल भर में क्या से क्या हो गया, ना जाने क्या होने वाला है। शेफालिका की बीमारी लंबी चली। कभी घर, कभी अस्पताल, कभी डॉक्टर की चेतावनी, कभी सब ठीक है कि मुहर। एक एक कर 8 महीने बीत गए। प्रवीण का बिजनेस इस आपाधापी में बहुत प्रभावित हुआ। साथ ही शेफालिका की बीमारी को लेकर वो बहुत अधिक तनावग्रस्त था। उसे ना भूख लगती थी, ना प्यास, नींद भी नहीं आती थी। कैथरीन ने उसे डॉक्टर को दिखाने की सलाह दी। कैथरीन ने ही 2 दिन बाद का डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले लिया। इसकी सूचना प्रवीण को देकर वो सोने की तैयारी करते हुए नाइट गाउन पहनी रही थी कि प्रवीण ने खबर दी, शेफालिका चली गई, हमें छोड़कर चली गई। ओह! एक चीत्कार कैथरीन के गले तक आकर घुट गई। आंसू की 2 बूंद जैसे नदी की धार बन गई। वो बुदबुदाई, आ रही हूँ, रुकना शेफालिका, आ रही हूँ। पर ना मौत रुकती किसी के लिए, ना समय। इतने महीनों की अपार पीड़ा से मुक्ति मिली थी शेफालिका को। मुक्ति के इस तांडव में प्रवीण दरक रहा था, टूट रहा था। कैथरीन नहीं संभाला उसे। 2 महीने गुजर गए, शेफालिका को गए, लेकिन प्रवीण के घर में वक्त वहीं का वहीं थमा था। लखनऊ से अम्मा ने बताया कि वे ठीक समय पर लखनऊ पहुंची। प्रवीण के दोनों चाचा लखनऊ की उनकी संपत्ति हड़पने के चक्कर में थे।
हवेली नुमा पुश्तैनी मकान था, दशहरी आम की अमराई थी और अमीनाबाद में 2 दुकानें जो किराए पर चढ़ी थी। प्रवीण इस सबसे उदासीन था। जब तक अम्मा है तब तक है सब, फिर तो। शेफालिका को गए 2 महीने भी नहीं गुजरे थे कि वो प्रवीण की दूसरी शादी के लिए चिंतित हो गई। कैथरीन को ताज्जुब नहीं हुआ। वो देख चुकी थी, मामा की मृत्यु के 3 महीने बाद ही डैड ने घर बसा लिया था। अम्मा की चिंता वाजिब है, तुम्हारी गृहस्थी वो बिखरते हुए नहीं देख सकती। सुनो, मुझे कुछ ज़रूरी बातें करनी है तुमसे प्रवीण। कुछ गंभीर फैसले लेने हैं। मेरा कॉलेज में ऑफ है कल। मैं लंच बनाकर रखूँगी तुम्हारे लिए। प्रवीण के पास बोलने को कुछ ना था। वो जैस्मिन के बारे में बताना चाह रहा था कि अगले सोमवार को उसका 16वां जन्मदिन है। जब तुमसे मिली थी वो तो 11 बरस की थी। कैसे देखते देखते इतने साल गुजर गए, और शेफालिका के जाने के बाद से तो पूरी तरह पुरखी हो गई है। शेफालिका की तरह ही मेरा ध्यान रखती है, पर कहा कुछ नहीं, चुप ही रहा। कैथरीन के जाते ही प्रवीण सोचने लगा, कहीं शादी का प्रस्ताव तो नहीं रखने वाली है कैथरीन। फिर दूसरे क्षण विचार आया कि वो तो शादी नहीं करने का निर्णय ले चुकी है। हो सकता है भारत जाने की योजना बना रही हो। नागा साधुओं के बारे में जितना जान सकी है पन्नों पर उतार लिया है उसने। कई बार अपने लिखे पर चर्चा भी कर चुकी है। सोचते सोचते जाने कब वो नींद के आगोश में समा गया। कैथरीन ने प्रवीण की पसंद का खाना बनाकर डाइनिंग टेबल पर सजा दिया था। गेट खुलने की आवाज़ सुनकर वो बाहर आई। आओ प्रवीण, बहुत हैंडसम लग रहे हो आज, वरना शेफालिका की बीमारी और उसके जाने के बाद तो तुम मुरझा ही गए थे। आज काफ़ी ठीक ठाक लग रहे हो। प्रवीण मुस्कुराते हुए अंदर आया। तुम भी बहुत अच्छी लग रही हो, बस ऐसे ही मुस्कुराती रहो हमेशा। लंच के बाद कॉफ़ी प्रवीण ने बनाई और दोनों ड्राइंग रूम में आ गए। कैथरीन बहुत कुछ कहने को उतावली थी, सोच रही थी कि शुरू कहाँ से करें। फिर अपने ही विचारों में थमते हुए बोली, जैस्मिन का जन्मदिन हम घर पर ही सेलिब्रेट करेंगे, कहीं जाएंगे नहीं। ऐसा क्यों? उसने तो मूवी वर्ल्ड जाने की फरमाइश की है और उसके बाद रेस्टोरेंट में डिनर। नहीं प्रवीण, अब जो बात मैं कहने जा रही हूँ उसके लिए तुमने अगर स्वीकृति दे दी तो हम सब तुम्हारे साथ घर पर ही भरपूर आनंद मनाते हुए जन्मदिन का उत्सव मनाएंगे। कौन सी बात कैथरीन, क्यों सस्पेंस में रखे हो? मेरी कज़िन है लोएना, कैनबरा से यहाँ प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर अपनी पढ़ाई करने आई है। आखिरी साल है उसका, अनमैरिड है। मिल भी चुके हो उससे तुम 2-3 बार। वो तुम्हें पसंद करती है। मैं चाहती हूँ तुम उससे शादी कर लो, अपनी ज़िंदगी को नए सिरे से शुरू करो। लोएना से पूछ लिया है मैंने, वो तैयार है। क्या? प्रवीण ने आश्चर्य से कैथरीन की ओर देखा। तुम जानती हो तुम क्या कह रही हो? मैंने अच्छे से सोच लिया है प्रवीण, मेरा तुमसे शादी करना नामुमकिन है और तुम्हारा अकेले रहना भी संभव नहीं। तुम्हें जीवन साथी की ज़रूरत है और इसके लिए मैं खुद को दोषी मानती हूँ। रही बात जैस्मिन की, तो अगर तुम परमिशन दो तो मैं उसे अडॉप्ट कर लूँ। देखो प्रवीण, सब कुछ असंभव सा लग रहा होगा, पर इसे प्लीज़ संभव बना दो। ज़िंदगी लंबी भी हो सकती है। ऐसे में बिसूरते रहने से अच्छा है ज़िंदगी को जीने लायक बनाना। मैं चाहती हूँ तुम्हें कोई ऐसा साथी मिल जाए जो तुम्हारे संग घुल मिल जाए। मेरी कमी ना महसूस होने दे तुम्हें। मैं तो बहती नदियाँ हूँ, आज यहाँ कल वहाँ, और मेरे जीवन के उद्देश्य भी बड़े अद्भुत हैं। सच पूछा जाए तो मैं इस सब के लायक ही नहीं हूँ, तुम जानते हो मुझे। प्रवीण ने पत्थरों पर तराशी हुई फरिश्तों की मूर्तियाँ देखी थीं, पर जीवित फरिश्ता पहली बार देखा था। पहली बार जाना था कि प्यार करने का सुख केवल पाने में नहीं, देने में है। पहली बार जाना कि देने से विशालता कितनी बढ़ जाती है। बस इतना ही कह पाया। तुम्हारी किसी बात को इनकार करने की मुझ में हिम्मत नहीं। मैंने तो बस प्यार किया है तुम्हें। तुमको लेकर बस एक ख्वाब है मेरा। अभी तक नागा साधुओं पर किताब लिखना तरीके से प्रारंभ नहीं किया है। किताब पूरी जिस दिन होगी तुम्हारे साथ उस किताब को लॉन्च करूँगी। यहाँ भी लॉन्च करूँगी और दिल्ली में भी, क्योंकि प्रकाशक दिल्ली का ही होगा। तुम्हारी शादी के बाद मैं भारत जाने का पक्का प्लान कर चुकी हूँ। बुटीक लोएना और जैस्मिन के हवाले होगा। जैस्मिन चाहेगी तो उसे चालू रखेगी, वरना बंद भी कर सकते हैं। प्रवीण के पास कहने को कुछ शेष न था। बहुत सादे तरीके से प्रवीण और लोएना का विवाह संपन्न हुआ। उसी दिन जैस्मिन को गोद लेने की रस्म भी पूरी हुई।
जैस्मिन का नया जन्म हुआ है आज। अब वो मेरी बेटी आद्या है। हिंदू अध्यात्म में देवी दुर्गा को आद्या कहा गया है, जो शक्ति की प्रतीक है। आद्या शक्ति है मेरी, आद्या कैथरीन बिलिन। तुम तो गलती से ऑस्ट्रेलिया में पैदा हो गई, तुम्हें तो भारत में पैदा होना था, प्रवीण ने मजाक करते हुए कहा। शेफालिका के बाद पहली बार वो खुलकर हंसा। माहौल खुशनुमा हो उठा। जैस्मिन कैथरीन के साथ उसके घर आ गई थी और अपनी नई मामा के साथ ऐसी लिपट कर सोई मानो नन्ही सी बच्ची हो। भारी परिवर्तन के दिन थे। कैथरीन प्रवीण से कभी कभार ही मिलती और अपना पूरा समय आद्या के साथ गुजारती। अब एक नई लत उसे लग गई थी सिगरेट पीने की। पहले 1-2 सिगरेट ही पीती थी, फिर धीरे धीरे सिगरेट की मात्रा बढ़ती गई। उसने जैसे अपने अतीत को धुएं के हवाले कर दिया था। सब कुछ को बर्दाश्त करने की कोशिश में वो कतरा कतरा बिखर रही थी, जबकि बिखराव उसकी फितरत में नहीं थी। न जाने कितना समय लगेगा अब सिमटने में। विवाह के अवसर पर अम्मा नहीं आ पाई थी, अब आई हैं तो कैथरीन को दुआएं देती नहीं थक रही हैं। जैस्मिन के आद्या होने पर भी उन्हें कोई ऐतराज़ नहीं है। शेफालिका उन्हें पोता नहीं दे पाई, लायना दे शायद। उन्होंने लायना पर हिंदू धर्म स्वीकार करने का दबाव डाला और उसका नाम बदलकर तापसी रख दिया। कैसा लगा तापसी नाम तुम्हें? नाम तो ठीक, पर धर्म बदलने से तकलीफ हुई। कैथरीन लायना को समझाती रही। हम नारी बनकर पैदा हुई हैं ना, उसका मुआवजा तो देना पड़ेगा। लायना ने ठंडी आह भरी। चलो टॉपिक बदलते हैं, बेसब्री से इंतज़ार है तुम्हारे उपन्यास का। अगले महीने की 20 तारीख की टिकट बुक करा ली है मैंने दिल्ली की। सारी जानकारी लेकर ही लौटूंगी। यानी लंबा रहने का प्रोग्राम है तुम्हारा? यानी आद्या और बुटीक मेरे हवाले? जी हाँ, हमने अपना प्रवीण जो दिया है तुम्हें। दोनों खिलखिलाकर हंस पड़ी। सिगरेट पियोगी? अरे ये लत कब से लगी तुम्हें? बस यूं ही समझ लो, अभी से। आद्या के लिए डैड की अलमारी खाली करते हुए उनका सिगरेट का टिन हाथ आया। बहुत मज़ा आया पीने में, जैसे एक दूसरे ही लोग की सैर पर थी। नौकरी से लंबी छुट्टी नहीं मिल पा रही थी, इसलिए कैथरीन को त्याग पत्र देना पड़ा। अगली 2 शामें वृषभानु पंडित के साथ गुजारनी पड़ी, भारत के विषय में और नागा साधुओं के विषय में ज़रूरी जानकारियों के लिए। नक्शे, होटलों के पते, टूर एजेंसियों के पते आदि सब उपलब्ध कराए वृषभानु पंडित ने। फिर पूरे 4 दिन लायना और आद्या के साथ विभिन्न मॉल में घूमते हुए भारत में रहने के लिए ज़रूरी खरीदारी की। वो प्रेम भरे सुगंध आश्चर्य से भर उठी जब उसे आद्या ने उसकी पसंद की तंबाकू वाली सिगरेट का टिन दिया। आद्या ही तो उसके प्रेम की कमाई है। उसने आद्या को आलिंगन में भरकर चूम लिया। और भारत जाने से पहले सिडनी की वो अंतिम रात्रि, प्रवीण के घर पर सब एक साथ डिनर पर मौजूद थे। एक बड़े मिशन के लिए तुम जा रही हो कैथरीन, किसी भी तरह की दुश्चिंता को साथ लेकर मत जाना। हम सब यहाँ तुम्हारी प्रतीक्षा करेंगे। शादी के बाद से प्रवीण अपने आप में रिजर्व सा हो गया था। कैथरीन ने उसके इस परिवर्तित रूप को कुरेदने की कोशिश नहीं की। स्थितियाँ बदल चुकी थीं, भूमिकाएं भी बदल चुकी थीं। दिल्ली एयरपोर्ट से कैथरीन ने एक ट्रैवल एजेंसी से संपर्क किया और भारत दर्शन करती रही। प्रसिद्ध मंदिरों में, जिनमें से कुछ ज्योतिर्लिंग भी थे, चकित थी वो मंदिरों के स्थापत्य, सौंदर्य और लोगों की आस्था से। गढ़वाल के सभी प्रयाग, जहाँ विभिन्न नदियों का संगम हुआ था, और 4 धाम यमुनोत्री, गंगोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ, जैसे स्वर्ग ही पृथ्वी पर उतर आया हो। इतना अधिक प्राकृतिक सौंदर्य। इतने भ्रमण के बावजूद भी उसे कहीं एक भी नागा साधु नहीं दिखा। बिना जाने कहाँ मिलेंगे। सोचते हुए उसने गंगोत्री से गोमुख जाने का प्लान बनाया। पूर्णिमा की रात्रि में गंगोत्री से उसने नंदू को साथ लिया। नंदू जो तीर्थ यात्रियों का रास्ता दिखाकर और उनका सामान भी लाद कर चलता था। नंदू, हमें गोमुख पूर्णिमा के दिन देखना है। जी मेम साहब, आप भोजवासा में रुकिए, क्योंकि पूर्णिमा में भी समय है। भोजवासा ने जितना मन मोहा कैथरीन का, उससे भी ज़्यादा उसके लिए चकित करने वाली बात थी भोजवासा की गुफा में नागा साधुओं का मिलना। ये अवश्य ईश्वरीय इशारा है, वरना। कैथरीन ने छाल का एक टुकड़ा तने से अलग किया
और उस पर हाथ फेरती हुई देर तक उसे देखती रही। फिर उसने शोल्डर बैग में से डायरी और पेन निकाला और डायरी पर भोजपत्र रखकर लिखने लगी। अद्भुत विराट भोजवासा के जंगलों में भोजपत्र से मुलाकात। वो चकित थी। भोजपत्र पर वो ऐसे लिख रही थी जैसे वो सचमुच कागज ही हो। समुद्र तल से करीब 3800 मीटर की ऊंचाई पर और भागीरथी के उद्गम गोमुख से करीब 4 किलोमीटर पूर्व स्थित इस दुर्गम पर्वतीय स्थल पर वो देख रही है भोजपत्र के वृक्ष की छाल, जो सर्दियों में पतली पतली परतों के रूप में निकलती हैं, जिन्हें पुरातन काल में भारत के ऋषि मुनि आध्यात्मिक ग्रंथों को लिखने के लिए उपयोग में लाते थे। कितना अद्भुत है ये भोज वृक्ष। हिमालय में 3500 से 4500 मीटर तक की ऊंचाई पर पैदा होने वाले इस पतझड़ी वृक्ष की ऊंचाई लगभग 20 मीटर तक भी जा सकती है। भोज को संस्कृत में भूर्ज या बहुवल्कल कहा गया है। दूसरा नाम बहुवल्कल ज़्यादा सार्थक लगता है उसे। बहुवल्कल यानी बहुत सारे वस्त्रों या छाल वाला वृक्ष। भोज को अंग्रेजी में हिमालयन सिल्वर बर्च और विज्ञान की भाषा में बेटुला यूटिलिस कहा जाता है। लिखकर उसने भोजपत्र पर अपने हस्ताक्षर किए। समय और दिनांक लिखकर उसने उसे चूम लिया और डायरी में रख दिया। वो एक ऊंची चट्टान पर बैठकर वैली में छन छन कर बहती नदी को देर तक निहारती रही। तभी देखा उसे ढूंढता हुआ नंदू इधर ही चला आ रहा था। उसके हाथ में कमंडल था। चलिए मेम साहब, आज भोजन नहीं करना है? नहीं, आज भूख नहीं है। मैं भी नागा साधुओं के साथ शाम को ही भोजन करूंगी। कमंडल में पानी हो तो पिला दो। उसने कमंडल उसकी ओर बढ़ाया। वो अंजलि में पानी लेकर पीने लगी। शाम ढल रही थी। नागा साधु भी तप साधना संध्या वदन से निवृत्त हो गुफा में पहुंच गए थे। पुरोहित जी ने आलू भूनकर भरता बनाया था और स्वादिष्ट खिचड़ी। भोजन के पश्चात नरोत्तम गिरी ने कैथरीन से दिन कैसे बिताया जानना चाहा। कैथरीन ने डायरी में से भोजपत्र निकाला। देखिए, मैंने इस पर लिखने का प्रयास किया है। ओह, तो आप भोजपत्र के बारे में जान गई? मुझे आध्यात्मिक ग्रंथों की पांडुलिपियों के सुरक्षित रहने का कारण भी पता चल गया। ये बर्च की छाल है जो कभी पुरानी नहीं होती। हमेशा नूतन रहने का वरदान मिला है इसे। पुरोहित जी चाय बनाकर ले आए। मौसम ने रुख बदलना शुरू कर दिया था। ठंडी हवाएं भोजबासा के जंगलों को मुखरित करती गुफा के अंदर तक चली आ रही थीं। कैथरीन ने अपने ओवरकोट को कान तक चढ़ाकर मफलर ठीक से बांध लिया। आप शक्तिपीठ के बारे में बताने वाले थे महाकालगिरी? जी माता। महाकालगिरी ने आसन ठीक से जमाया। पुराणों में बहुत विस्तृत वर्णन है इन शक्तिपीठों का। आपको देवी सती की कथा पता ही है कि किस तरह शिव जी ने खड़े होकर अपने ससुर दक्ष का सम्मान नहीं किया था, जिसे दक्ष ने अपना अपमान समझा और उन्होंने शिव के प्रति कटुक्तियों का प्रयोग करते हुए अब से उन्हें यज्ञ में देवताओं के साथ भाग न मिलने का शाप दे दिया। इस प्रकार इन दोनों में मनोमालिन्य हो गया। भगवान शिव से प्रतिशोध लेने की इच्छा के साथ दक्ष ने यज्ञ किया। दक्ष ने भगवान शिव और अपनी पुत्री सती को छोड़कर सभी देवताओं को आमंत्रित किया। माता सती ने यज्ञ में उपस्थित होने की अपनी इच्छा शिव के सामने व्यक्त की, जिन्होंने उसे रोकने की अपनी भरपूर कोशिश की, परंतु माता सती यज्ञ में चली गई। यज्ञ में पहुंचने के पश्चात माता सती का स्वागत नहीं किया गया। इसके अलावा दक्ष ने शिव का अपमान भी किया। माता सती अपने पिता द्वारा अपमान को झेलने में असमर्थ थीं, इसलिए उन्होंने अपने शरीर का बलिदान दे दिया। अपमान और चोट से क्रोधित भगवान शिव ने तांडव किया और शिव के वीरभद्र अवतार ने दक्ष के यज्ञ को नष्ट कर दिया और उसका सिर काट दिया। सभी मौजूद देवताओं से अनुरोध के बाद दक्ष को वापस जीवित किया गया, किंतु सिर के स्थान पर बकरी का सिर लगाया गया। दुख में डूबे शिव ने माता सती के शरीर को उठाकर विनाश हेतु दिव्य नृत्य किया। अन्य देवताओं ने विष्णु से इस विनाश को रोकने के लिए हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया, जिस पर विष्णु ने सुदर्शन चक्र का इस्तेमाल करते हुए माता सती के देह के 52 टुकड़े कर दिए। शरीर के ये टुकड़े भारतीय उपमहाद्वीप के कई स्थानों पर गिरे और वो शक्तिपीठों के रूप में स्थापित हुए। इनके बारे में विभिन्न ग्रंथों में अलग अलग तरह से गणना की गई है।
देवी भागवत पुराण में 108, कालिका पुराण में 26, शिवचरित में 51, दुर्गा सप्तशती और तंत्र चूड़ामणि में शक्तिपीठों की संख्या 52 बताई गई है। आमतौर पर 51 शक्तिपीठ माने जाते हैं। तंत्र चूड़ामणि में लगभग 52 शक्तिपीठों के बारे में बताया गया है। कहा जाता है कि इन शक्तिपीठों के दर्शन मात्र से ही हर मनोकामना पूरी हो जाती है। शिवजी और दक्ष की कथा तो मैंने पढ़ी है, लेकिन शक्तिपीठों के बारे में मुझे इतनी जानकारी नहीं है कि उनके नाम क्या हैं और वे किन स्थानों पर हैं। चलिए ले चलते हैं आपको शक्तिपीठों की ओर। अवश्य महाकालगिरी जी, मैं बिल्कुल तैयार हूँ सब कुछ जानने के लिए। महाकालगिरी इतने चुंबकीय शब्दों में अपनी बातों को विस्तार दे रहे थे कि नरोत्तम गिरी और अष्टकौशल गिरी भी निशब्द बस सुने जा रहे थे। महाकालगिरी ने बताया, माता, पहला शक्तिपीठ हिंगलाज कहलाता है, जो पाकिस्तान में कराची से 125 किलोमीटर दूर है। यहाँ माता सती का ब्रह्मरंध्र अर्थात सिर गिरा था। इसकी शक्ति कोठरी भैरवी है और भैरव को भीमलोचन कहते हैं। पाकिस्तान के कराची के पास ही शर कररे नामक शक्तिपीठ स्थित है। यहाँ सती माता की आंख गिरी थी। इसको शक्ति महिषासुर मर्दिनी व भैरव को क्रोधिश कहते हैं। बांग्लादेश के शिकारपुर के पास दूर सोंध नदी के किनारे स्थित है सुकंधा शक्तिपीठ। सती माता की नासिका गिरी थी वहाँ। इसकी शक्ति सुनंदा है व भैरव को त्र्यंबक कहते हैं। तीनों वे देश में? कभी ये देश भी भारत के थे देवी, लेकिन फिर सियासत की जंग में बंटवारा हो गया। नरोत्तम गिरी ने लंबी सांस भरते हुए कहा, बहुत बुरा हुआ, सत्ता की आंच में जलती है प्रजा। कैथरीन भी व्याकुल आहत सी नजर आई। तो माता आगे बढ़ते हैं। महाकालगिरी ने विषय पर आते हुए बताया, महामाया शक्तिपीठ भारत के कश्मीर में पहलगाम के निकट स्थित है, जहाँ सती माता का कंठ गिरा था। इसकी शक्ति है महामाया और भैरव को त्रिसंधेश्वर कहते हैं। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में माता सती की जीभ गिरी थी। इसे ज्वालाजी स्थान कहते हैं। इसकी शक्ति है अंबिका व भैरव को उन्मत्त कहते हैं। त्रिपुर मालिनी शक्तिपीठ पंजाब के जालंधर में देवी तालाब, जहाँ सती माता का बायां वक्ष अर्थात स्तन गिरा था। इसकी शक्ति है त्रिपुर मालिनी और भैरव को भीषण कहते हैं। वैद्यनाथ झारखंड के देवघर में स्थित वैद्यनाथ धाम, जहाँ सती माता का हृदय गिरा था। इसकी शक्ति है जय दुर्गा और भैरव को वैद्यनाथ कहते हैं। और अब नेपाल भी किसी समय भारत का बफर स्टेट था। पहले वहाँ राजशाही थी, अब स्वतंत्र है। हमारे आराध्य शिव जी का पशुपतनाथ मंदिर भी वहीं है, जहाँ शिवरात्रि पर भारी भीड़ जुटती है। और महामाया शक्तिपीठ का गुजरेश्वरी मंदिर भी वहीं है, जहाँ सती माता के दोनों घुटने अर्थात जानु गिरे थे। जी हाँ नरोत्तम गिरी और माता कैथरीन, महामाया की शक्ति है महाशिरा अर्थात महामाया और भैरव को कपाली कहते हैं। एक और शक्तिपीठ है नेपाल में, गंडकी शक्तिपीठ, जो मुक्तिनाथ मंदिर के नाम से जाना जाता है, जहाँ सती माता का मस्तक या गंड स्थल अर्थात कनपटी गिरी थी। इसकी शक्ति है गंडकी चंडी और भैरव चक्रपाणी हैं। हम गए थे नेपाल, हमने इनके दर्शन किए हैं, अष्टकौशल गिरी ने बताया। अच्छा, बहुत सुंदर प्राकृतिक रूप से समृद्ध धरती है नेपाल की। हाँ माता। एक शक्तिपीठ बहुला पश्चिम बंगाल के अजेय नदी तट पर स्थित बाहुल स्थान पर है, जहाँ सती माता का बायां हाथ गिरा था। इसकी शक्ति है देवी बाहुला व भैरव को भीरुक कहते हैं। दक्षायणी तिब्बत स्थित कैलाश मानसरोवर के मानसा के पास है, जहाँ पाषाण शिला पर सती माता का दायां हाथ गिरा था। इसकी शक्ति है दाक्षायणी और भैरव अमर। विरजा ओडिशा के विराज में उत्कल में ये शक्तिपीठ स्थित है। यहाँ सती माता की नाभि गिरी थी। इसकी शक्ति विमला है व भैरव को जगन्नाथ कहते हैं। ओडिशा उत्कल यानी उड़ीसा। हमने देखा है जगन्नाथपुरी में विमला देवी का मंदिर। वहाँ चावल से बनाए गए पकवान चढ़ाए जाते हैं। हमने चढ़ाए भी और खाए भी। वाह माता, आप तो बहुत पुण्यशालिनी हैं। इतने तीर्थ आपने कर लिए, पुरोहित जी तपाक से बोले।
इस वार्तालाप के बीच महाकाल गिरी ने कमंडल में से पानी पी लिया। उसका गला सूख रहा था। मौन रह के तपस्या करने वाले साधु इतना अधिक प्रवचन एक साथ देना कष्टकारी समझते हैं। फिर भी कैथरीन जैसी जिज्ञासु हो तो बताने में आनंद ही आता है। उपन्यास कैथरीन और नागा साधुओं की रहस्यमयी दुनिया की कहानी जारी रहेगी, क्रमशः अगले भाग 8 में।